नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है क्लास बीएससी सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट बॉटनी की गायत्री कॉलेज सांचौर की यूट्यूब चैनल पर संचालित ऑनलाइन क्लासेज में। तो विद्यार्थियों, बीएससी पार्ट सेकेंड की बॉटनी के सब्जेक्ट में जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के द्वारा निर्धारित सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं पेपर फर्स्ट, जिसका नाम है टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। इस पेपर से हमने एक टॉपिक पढ़ा था, मॉर्फोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन एंजियोस्पर्म्स, जिसके अंतर्गत कई प्रकार की डाइवर्सिटी का अध्ययन हमने किया था, जैसे हैबिटेट के रूप में, हैबिट के रूप में, जीवनकाल के रूप में, आवास से संबंधित, उसके आकार और परिमाप से संबंधित, और इसके साथ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था जो था कैनोपी स्ट्रक्चर से संबंधित। आज हम उसी मॉर्फोलॉजिकल डाइवर्सिटी से जुड़ा हुआ और पादप का एक महत्वपूर्ण अंग जो एम्ब्रियोलॉजी में भी आता है और मॉर्फोलॉजी में भी आता है को हम प्रारंभ करते हैं, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। फ्लावर की संरचना को हम प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि पादपों में जनन क्रिया के द्वारा पादप अपने ही समान नई संतति का विकास करता है। जनन तीन प्रकार का होता है, कायिक जनन, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होता है लैंगिक जनन, क्योंकि इसके द्वारा विविधता आती है, पादप अपने आप को प्रतिकूल वातावरण से बचाए रखता है। पादपों में विशेष तौर पर पुष्पीय पादपों में फ्लावर लैंगिक जनन संरचना के अंग के रूप में कार्य करता है। इसलिए पहले फ्लावर की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, उसके बाद में लैंगिक जनन की प्रक्रिया को पढ़े तो थोड़ा सा हमें आसानी हो जाती है। मॉर्फोलॉजी के रूप में यदि हम इसको पढ़ा जाए तो फ्लावर की बाह्य संरचना को पढ़ना बहुत जरूरी होता है, ताकि इसके सेमी टेक्निकल लैंग्वेज के रूप में इसका डिस्क्रिप्शन करना प्रारंभ करें तो थोड़ी सी हमें आसानी से हो जाती है। इसलिए आज टॉपिक का सिलेक्शन किया गया है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, जो मॉर्फोलॉजी के रूप में भी आ जाएगा और एम्ब्रियोलॉजी के तौर पे भी आ जाएगा। आप इस चैनल से यदि अभी तक नहीं जुड़े तो उस चैनल से जुड़ने के लिए इसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप डायरेक्ट चैनल से जुड़ सके। इसको लाइक करें और इसको शेयर करना ना भूलें। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर या पुष्प की संरचना। इससे पहले क्योंकि ये फ्लावर लैंगिक जनन संरचना के रूप में है, इसका मतलब पादपों में भ्रूण के परिवर्धन की क्रिया को, युग्मक निर्माण की क्रिया को, युग्मक जनन की क्रिया को, परिवर्तन के बाद में उत्पन्न होने वाली संरचनाओं का अध्ययन करते हैं तो वो कहलाती है एम्ब्रियोलॉजी। तो ये किसके संदर्भ में पढ़ रहे हैं हम? एम्ब्रियोलॉजी के संदर्भ में इसको प्रारंभ करें। पादप भ्रूण विज्ञान किसको कहते हैं? वनस्पति विज्ञान की वशाखा या बॉटनी की वो ब्रांच जिसमें गैमेटोजेनेसिस युग्मक जनन, पॉलिनेशन परागण, फर्टिलाइजेशन निषेचन, एम्ब्रियो डेवलपमेंट भ्रूण विज्ञान, सीड बीज और फ्रूट के परिवर्तन संबंधित या इसके निर्माण की क्रिया को समझा जाता है, उसको हम प्लांट एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। तो प्लांट एम्ब्रियोलॉजी क्या है कि वनस्पति विज्ञान की या बॉटनी की वह शाखा जिसके अंदर गैमेटोजेनेसिस, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, सीड और फ्रूट फॉर्मेशन या डेवलपमेंट की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति विज्ञान की उस ब्रांच को प्लांट एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। भारत में प्लांट एम्ब्रियोलॉजी को डेवलप करने का श्रेय जाता है वो प्रोफेसर पी माहेश्वरी को है। प्रोफेसर पी माहेश्वरी को इसी कारण क्योंकि उनके सबसे ज़्यादा योगदान दिया एम्ब्रियोलॉजी को डेवलप करने में, इसलिए इसको भ्रूण विज्ञान का फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने अपनी दो पुस्तक लिखी थी, जिसमें से पहली पुस्तक थी वो 1950 के अंदर पब्लिश हुई थी, इसका नाम था एन इंट्रोडक्शन टू दी एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म, जिसमें भ्रूण विज्ञान से संबंधित विभिन्न प्रकार के संरचनाओं का वर्णन किया था। इसके बाद में इसकी एक एडवांस बुक और आई जिसका नाम था रिसेंट एडवांस इन एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म, जो 1963 के अंदर पब्लिश हुई थी। इन दोनों पुस्तकों के अंतर्गत प्लांट एम्ब्रियोलॉजी से संबंधित जानकारी पब्लिश की गई है। तो प्रोफेसर पी माहेश्वरी को
भारतीय पादप भ्रूण विज्ञान का जनक के नाम से जाना जाता है। पूरे विश्व में एम्ब्रियोलॉजी का विकास कैसे हुआ? तो सबसे पहले थियोफ्रेस्ट, जो फादर ऑफ बॉटनी कहलाता है, ने इंक्वायरी इनटू प्लांट्स नामक बुक्स के अंतर्गत सबसे पहले एम्ब्रियोलॉजी या एम्ब्रियो डेवलपमेंट का जिक्र किया था। इसके बाद में एन ग्रू, जिसे फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी भी कहते हैं, तो एन ग्रू ने 1684 में एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स, क्योंकि इनका सबसे ज़्यादा वर्क्स है वो एनाटॉमी पर है, तो एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स नामक पुस्तक में पुंकेसर को नर जनन अंग के रूप में परिभाषित किया था, उसका जिक्र किया था। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो कौन सा है? स्टेमन अथवा पुंकेसर को कहा गया। इसके बाद में आर के कैमिरियस ने अंडाशय के साथ लगी हुई वर्तिका या वर्तिका सहित अंडाशय को ओवरी विथ स्टाइल, तो अंडाशय को वर्तिका सहित या वर्तिका युक्त अंडाशय को फीमेल ऑर्गन के रूप में परिभाषित किया, उसका महत्व बताया। तो पुष्प में पाई जाने वाली दो संरचना पुंकेसर या स्टेमन को एन ग्रू ने जनन अंग के रूप में परिभाषित किया या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रूप में उसको डिफाइन किया, जबकि आर के कैमिरियस ने ओवेरी और स्टाइल को फीमेल ऑर्गन के रूप में परिभाषित किया गया। इसके बाद में कॉल राइटर ने 1761 में ये बताया कि पॉलिनेशन क्या होता है और इस पॉलिनेशन के अंतर्गत कीटों का क्या महत्व है, इंसेक्ट का पॉलिनेशन में क्या रोल है के बारे में जिक्र किया था। अब जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो पॉलिनेशन होता है लगभग 80% प्लांट में वो इंसेक्ट्स के द्वारा होता है, तो इंसेक्ट का पॉलिनेशन बहुत बड़ा रोल है। इसके बाद में इमिशी ने 1824 में पराग कणों का जनन में महत्व, रोल ऑफ पॉलन ग्रेन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पहला पॉइंट, लैंगिक जनन में पराग कणों का महत्व क्या है को परिभाषित किया था। इसके बाद में ये बताया था कि इस पराग कण से एक नलिकीय संरचना विकसित होती है जिसको पराग नलिका कहते हैं, और उसके द्वारा नरयुग्मक अंडाशय के बीजांड के अंतर्गत प्रवेशित होते हैं। सबसे बड़ा योगदान, सबसे बड़ी खोज एम्ब्रियोलॉजी के संदर्भ में हुई स्ट्रासबर्गर द्वारा। इन्होंने 1884 में सबसे पहले ये बताया था कि नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में जुड़ करके एक 2n स्ट्रक्चर का निर्माण करता है, जिसको जाइगोट कहते हैं। दोनों के जुड़ने की प्रक्रिया को सिनगेमी कहते हैं। तो सिनगेमी या सलन, जो युग्मक सलन से संबंधित है, सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया? स्ट्रासबर्गर द्वारा। उसी क्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इन्होंने अपने प्रयोग किस पे किए थे? लिलियम जैसे पौधों पे किए थे। इसके बाद में H.G. नावासिन ने 1898 में डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन, द्विनिषेचन तथा त्रिसलेन की प्रक्रिया को परिभाषित किया था, समझाया था। तो सबसे इम्पोर्टेंट घटना एम्ब्रियोलॉजी के संदर्भ में थी वो डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन थी। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये कुछ ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने एम्ब्रियोलॉजी में अपना योगदान दिया और इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेने वाले विभिन्न प्रकार की पुष्पीय संरचना के कार्य और महत्व को समझाया। फ्लावर प्लांट का सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रूप में जाना जाता है, लैंगिक जनन संरचना के रूप में। इस फ्लावर की स्थिति होती है वो मूल रूप से इस पर्ण के कक्षीय क्षेत्र से विकसित होता है अथवा इस पुष्पदंड के ऊपरी भाग पर शीर्षक भाग से विकसित होता है, या फिर इस पर्ण कलिका के भाग से एक पुष्पदंड निकलता है जिसके आधारी भाग पर बहुत सारे पुष्प स्थित होता है। लेकिन हमेशा ये जो डेवलप होगा वो कहाँ से होगा? पर्व संधि अथवा नोड पर उपस्थित
सेल्स की आउट ग्रोथ होने से एक बर्ड विकसित होती है जिसको हम कलिका कहते हैं। तो फ्लावर बर्ड की संरचना में डेवलपमेंट के द्वारा फ्लावर का निर्माण होता है। जब इस फ्लावर में एक वृंतनुमा संरचना पाई जाती है तो इसको हम सवृंत कहते हैं या सेसाइल कहते हैं। यदि वृंत नहीं पाया जाता तो नॉन सेसाइल फ्लावर कहलाता है, सवृंत और अवृंत कहलाता है। फ्लावर का जब हम अनुदैर्ध्य काटते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन काटते हैं तो हमें इस प्रकार की स्ट्रक्चर दिखाई देती है। इसमें कुल 4 प्रकार के संरचना दिखाई देती है जो 2 भागों में डिवाइड होती है। एक को नाम देते हैं साइक अथवा एसेसरी ऑर्गन और दूसरा नाम देता है आवश्यक या नेसेसरी ऑर्गन के रूप में। साइक ऑर्गन, साइक अंग और आवश्यक अंग के रूप में। इस पुष्प वृंत या पेडिकल का ऊपरी भाग होता है वो थैलेमस अथवा पुष्पासन कहलाता है। थैलेमस, इस थैलेमस पर इस पुष्पीय संरचना के विभिन्न पार्ट जैसे पेटल्स हैं, सेपल्स है, स्टेमन्स है या कार्पल पाए जाते हैं। इनकी स्थिति के आधार पर फ्लावर 3 टाइप्स का होता है। यदि थैलेमस उत्तलाकार संरचना में होता है, उत्तलाकार उभरा हुआ होता है, हमेशा कार्पल होगा या ओवेरी होगी उसके शीर्ष भाग में पाई जाएगी। लेकिन बाकी के सभी ऑर्गन कौन कौन से, पेटल, सेपल्स और स्टेमन इसके आधारीय भाग से या नीचे से विकसित होते हैं। तो ऐसे फ्लावर जिसमें ओवेरी सुपीरियर हो हाइपोगाइनस फ्लावर कहलाता है। सेकेंड नंबर का जिसमें थैलेमस होता है वो कॉन्केव प्रकार का होता है, उत्तलाकार प्यालेनुमा स्ट्रक्चर के अंदर होता है और अंडाशय इसके आंतरिक भाग में धंसा हुआ होता है लेकिन इससे जुड़ा हुआ नहीं होता। और इसके प्यालेनुमा संरचना के किनारे भाग से विभिन्न प्रकार के ऑर्गन जैसे पेटल, सेपल्स और स्टेमन विकसित होते हैं। तो इस प्रकार के फ्लावर को नाम देते हैं एपिगाइनस फ्लावर। तीसरे प्रकार के फ्लावर की स्थिति ये होती है कि पुष्पासन या थैलेमस लगभग प्यालेनुमा एक कपलाई का होता है लेकिन उसकी ओवेरी और अन्य स्ट्रक्चर का पेटल्स, सेपल्स और स्टेमन लगभग एक ही स्टेज के अंतर्गत स्थित होते हैं। तो उसको नाम देते हैं पेरिगाइनस। पेरिगाइनस फ्लावर एपिगाइनस और हाइपोगाइनस की लगभग मध्य की स्थिति को शो करता है। तो फ्लावर इसमें पाए जाने वाले अंग की स्थिति और ऑर्गन की सिचुएशन के आधार पर ये 3 टाइप्स होता है, हाइपो, पेरी एंड एपिगाइनस प्रकार का। अब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इस फ्लावर में मुख्य रूप से 2 प्रकार के अंग पाए जाते हैं। एक को नाम देता है सहायक अंग अथवा एसेसरीज और दूसरे होते हैं नेसेसरी या आवश्यक अंग। सबसे बाह्य भाग होता है वो पेटल्स कहलाता है। क्या कहलाएगा? पेटल्स, या इसको हिंदी में हम इसको यदि कहें तो वो कहलाता है बाह्य दल। बाह्य दल के समूह को बाह्य दल पुंज या कैलिक्स के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः इस प्रकार की संरचना में इसके एक भाग को सेपल्स या बाह्य दल कहते हैं। सामान्यतः इनका रंग, किसका, सेपल का रंग होता है वो ग्रीन होता है, हरे रंग के होते हैं। कभी कभी ये दल के समान या पेटल्स के समान कलरफुल भी हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में इसको पेटेलॉइड्स प्रकार के सेपल्स कहा जाता है। ये क्या कार्य करेंगे? प्रारंभिक अवस्था में जब वो बर्ड स्टेज में होती है, कलिका अवस्था में होती है, तब पुष्प के अन्य संरचना जिसमें पेटल्स, स्टेमन और कार्पल पाया जाता है को ढके हुए होते हैं, अर्थात ये सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। पुष्पीय संरचना को सुरक्षा प्रदान करने के कारण ही इसको सहायक अंगों के रूप में माना गया। यदि सहायक अंग नहीं होता तो ये आंतरिक संरचनाएं परिवर्तित होने से पहले विघटित हो जाती है, जिसके फलस्वरूप लैंगिक जनन की प्रक्रिया नहीं होती। इसलिए जनन क्रिया में सहायक होने के कारण सेपल्स को सहायक अंग के रूप में होता है, जो कि इस फ्लावर का सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है या आउटर मोस्ट साइकिल होता है। दूसरा जो साइकिल होता है वो पेटल्स कहलाता है। पेटल्स, इसको हिंदी में कहते हैं दल।
इसके समूह को कोरोला नाम देते हैं, दल पुंज नाम देंगे। पेटल्स हमेशा रंगीन होते हैं जो कीटों को आकर्षित करके पॉलिनेशन की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। जब तक पुष्पकलिका या बर्ड कली की अवस्था होती है तब तक उनको सुरक्षा प्रदान करने का कार्य सेपल्स करता है, लेकिन जैसी कलिका थोड़ी सी और विकसित हो जाती है उस स्थिति में अब सुरक्षा करने का कार्य पेटल्स करता है। तो पेटल का कार्य कलिका अवस्था में या बर्ड स्टेज में पुष्पीय संरचना जिसमें स्टेमन और कार्पल होंगे को सुरक्षा प्रदान करना, और उसके बाद में जब पुष्प पूर्ण रूप से डेवलप हो जाता है, विकसित हो जाता है, खुल जाता है, तब ये अपनी रंगीन संरचनाओं के द्वारा, अपने आकार के द्वारा जंतुओं को अथवा कीटों को आकर्षित करते हैं, जिससे पॉलिनेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है। सामान्य तौर पर ये रंगीन होते हैं, लेकिन कभी कभी इनका रंग हरे रंग का होता है, तब उसको नाम देते हैं सेपेलोइड अथवा बाह्य दलाव, जब वो हरे रंग का होता है। कुछ पौधों के पुष्पों में बाह्य दल और दल, सेपल और पेटल, कोई विशेष अंतरयुक्त नहीं होते, दोनों लगभग संरचना होती है वो एक ही प्रकार की होती है, तब हम उस स्टेज को पेरियन या परिदल कहते हैं। परिदल और परिदल पुंज के नाम से इसको जानेंगे। जब पेटल या सेपल, सभी सेपल्स या कैलिक्स समान आकार के होते हैं तो ऐसे फ्लावर होते हैं वो रेगुलर होते हैं, और यदि कोई एक बड़ा है बाकी छोटे हैं या एक छोटा है बाकी बड़े हैं तो उसको नाम देते हैं इर्रेगुलर फ्लावर। इसके बाद में आता है आवश्यक अंग, जो जनन क्रिया के लिए आवश्यक संरचना, जैसे युग्मकों का निर्माण, उसके युग्मकों का संयोजन होने के लिए स्थल प्रदान करना, बीज का निर्माण करने की क्रिया को संपन्न करते हैं, उसको नाम देते हैं आवश्यक अंग। आवश्यक अंग के रूप में पहला आता है पुंकेसर। पुंकेसर के दो भाग होते हैं, फिलामेंट होता है और दूसरा होता है एंथर या परागकोश। ये सेपल्स और पेटल्स के बाद में तीसरे साइकिल के रूप में जाना जाता है। तीसरा साइकिल, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। एक लंबे वृंत के द्वारा ये एंथर इससे जुड़ा होता है, फिलामेंट, इसके फिलामेंट के बाद कनेक्टिंग टिश्यूज या कनेक्टिव, और इसके बाद में एंथर, इस पूरी स्टेज को नाम देता है स्टेमन। इसके अंतर्गत पाए जाने वाले सभी स्टेमन, फ्लावर के सभी स्टेमन को एक सामूहिक रूप से नया नाम दिया जाता है, उसको नाम देते हैं एंड्रोसियम, और हिंदी में कहेंगे उसको पोमोंग। पोमोंग के एक पार्ट को क्या नाम देते हैं स्टेमन। इस स्टेमन का एंथर, एंथर के अंदर पाए जाने वाले लघु बीजाणु, धानिया या माइक्रोस्पोर, स्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है या परागकणों का निर्माण होता है, और उसी परागकण से नर युग्मक भी विकसित होगा, जिसके फलस्वरूप नर युग्मकों का निर्माण होगा। अब सीधे से अर्थों में यदि बात करें तो नर युग्मकों का निर्माण किस में होगा? एंथर में होगा, और ये स्टेमन का पार्ट है। चौथे साइकिल के रूप में माना जाता है कार्पल को, अंडप कहेंगे हिंदी में इसको, या पिस्टल कहते हैं, स्त्री केसर नाम देंगे। इस स्त्री केसर में कुल 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपरी भाग स्टिग्मा या वर्तिकाग्र कहलाता है, इसके बाद लंबी व्रंतीय नली की संरचना स्टाइल कहलाती है, और इसके आधारीय भाग जो फूला हुआ होता है वो कहलाता है ओवेरी या अंडाशय। या अंडाशय एक कोष्ठकीय या फिर बहुकोष्ठकीय हो सकता है। स्टिग्मा हवा में घूमने वाले विभिन्न प्रकार के पॉलन ग्रहण को ग्रहण करने का कार्य करता है, तो रिसेप्टर ऑर्गन के रूप में कार्य करता है। स्टाइल इस पॉलन ग्रहण से डेवलप होने वाली पॉलन ट्यूब को मार्ग प्रदान करता है, जिससे वो ओवेरी तक पहुँचे हुए। ओवेरी के अंतर्गत बीजांड पाए जाते हैं, और इस बीजांड के अंदर पाए जाने वाले एम्ब्रियो सेक के अंदर अंड कोशिका पाई जाती है। पॉलन ट्यूब इस बीजांड से होते हुए एम्ब्रियो सेक में प्रवेश करती है, और भ्रूण कोश एम्ब्रियो सेक से होते हुए वो नर युग्मकों को मुक्त करती है, जिसके फलस्वरूप अंड कोशिका और नर युग्मक का फ्यूजन होने के कारण जाइगोट का निर्माण होता है। तो ये चौथे चक्र के रूप में था कार्पल। कार्पल के समूह को गाइनोसियम अथवा जायांग कहते हैं। तो किसी पुष्प में कुल 4 अंग पाए जाते हैं। सबसे बाह्य भाग के रूप में सेपल्स, जिसके समूह को कैलिक्स कहेंगे, फिर कोरोला, उसके बाद में एंड्रोसियम और स्टेमन, और उसके बाद में गाइनोसियम। जब किसी फ्लावर में ये सभी अंग यानी 4 अंग प्रेजेंट होते हैं तो उसको कंप्लीट फ्लावर के नाम से जानते हैं। जब इनमें से कोई एक एब्सेंट होता है तो उसको इनकम्प्लीट या अपूर्ण फ्लावर के रूप में माना जाता है। किसी भी फ्लावर के अंतर्गत
नर जनन संरचना स्टेमन और मादा जनन संरचना कार्पल प्रेजेंट होती है तो ऐसे फ्लावर को बाइसेक्सुअल फ्लावर के नाम से जाना जाता है। बाइसेक्सुअल या उभयलिंगी कह सकते हैं, उसको द्विलिंगी कह सकते हैं। यदि किसी फ्लावर में इन दोनों में से एक एब्सेंट है तो इनकम्प्लीट फ्लावर होने के साथ साथ में यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा। यदि उसके अंदर स्टेमन ही प्रेजेंट होता है तो वो मेल फ्लावर के नाम से जाना जाता है। यदि उसके अंदर कार्पल या स्त्री केसर ही प्रेजेंट है तब उसको मादा फ्लावर के नाम से जाना जाता है। जब फ्लावर में केवल एक ही प्रकार की जनन संरचना पाई जाती है तो वो एक लिंगी या यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहलाता है। तो विद्यार्थियों, आज हमने छोटे से और सरल टॉपिक के रूप में डिस्कस किया स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ये मॉर्फोलॉजी के रूप में भी प्रयुक्त होगा और दूसरा काम आएगा अपने एम्ब्रियोलॉजी में। हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर, जो कि बीएससी की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये फ्लावर है क्या? लोग कहते हैं कि ये शूट सिस्टम का मॉडिफाइड ऑर्गन है, तो उसके बारे में हम डेवलप करेंगे। हम इसके अंतर्गत ये भी पढ़ेंगे कि आखिर किसी कलिकीय संरचना से अथवा बर्ड संरचना से किस प्रकार से सेपल्स का डेवलपमेंट होता है, पेटल्स का होता है, किस प्रकार से कार्पल्स का अथवा स्टेमन का मॉडिफिकेशन होता है। आप निरंतर अपनी क्लास को रेगुलर इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से जारी रखें। नमस्कार।